देवभूमि का महासंग्राम में आज सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की। मोदी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। 2022 चुनाव से पहले पीएम का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल पर एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी केदारनाथ भी जा सकते हैं। प्रदेश बीजेपी दौरे की तैयारियों में जुट गई है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं। पीएम मोदी इससे पहले भी केदारनाथ जाते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव के पहले ये दौरा खास होने वाला है। अभी वो दौरा सरकारी अभी आगे बढ़ रहा है। अगर पार्टी का आएगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। अभी फिलहाल सरकारी कार्यक्रम उनका ऐसा बातचीत में आया है कि सरकारी कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम कहाँ का होगा, क्या होगा, फाइनल आने के बाद ही पता चलेगा। और 7 अक्टूबर का दिन पीएम मोदी के लिए क्यों खास है वो भी देखिए। 7 अक्टूबर को संवैधानिक पद पर पीएम मोदी को 20 साल होंगे। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार सीएम बने थे। केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के सीएम बनाए गए थे। 12 साल 227 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात में सबसे ज्यादा वक्त तक वो सीएम रहने वाले नेता बने। पीएम मोदी का केदारनाथ से खास लगाव भी रहा है। वो उनके दौरों से भी झलकता है। पीएम बनकर 4 बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। सबसे ज्यादा बार केदार जाने वाले पीएम बन गए हैं। 3 मई 2017 को पहली बार केदारनाथ गए थे। 20 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018 को दौरा किया और आखिरी बार 18 मई 2019 को भी केदारनाथ आए थे। अब इस बार यानी कि 7 अक्टूबर को भी पीएम मोदी केदारनाथ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं नैनीताल की झील की। नैनीताल की भीमताल सीट पर गोपाल बिष्ट ने कांग्रेस से चुनावी ताल ठोकी है और नैनीताल में गोपाल बिष्ट ने कांग्रेस के टिकट की मांग करते हुए कहा कि इस वक्त उनका अधिकार है, क्योंकि उनका परिवार कांग्रेस को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि वो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सीटों पर हमेशा जीत कर आए हैं, जिससे उनका दावा मजबूत होता है। 2022 के चुनाव में मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं और दावेदारी पेश करने का इस वक्त मैं अपना अधिकार भी समझता हूं, क्योंकि मैं सन 88 से नगर अध्यक्ष NSUI का रहते हुए आज तक उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस में रहते हुए और तमाम जिला पंचायत ब्लॉक में और सहकारिता में लगातार चुनाव जीतते हुए आया हूं। नैनीताल जिला चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। पिछली बार कांग्रेस को यही मुंह की खानी पड़ी थी, इसलिए नैनीताल में इस बार कांग्रेस का खास फोकस है, क्योंकि 2022 में कांग्रेस को नैनीताल जिले की 4 सीटों पर जीत का स्वाद चखना है, तो बगावत पर लगाम लगानी होगी, जो सबसे बड़ी चुनौती है। के चुनावी गुणागणित के बीच नैनीताल जिले में एक बार फिर कांग्रेस को बगावत का डर सताने लगा है, क्योंकि जिले की 6 में से 4 विधानसभा सीटों में बगावत के कारण पार्टी पिछले चुनावों में हार का सामना कर चुकी है। खास बात यह है कि बगावत कर चुके कुछ चेहरे तो एक बार फिर कांग्रेस संगठन में अहम पदों में बैठकर चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और बातों ही बातों में अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। 17 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो भाई टिकट नहीं दिया गया तो मैं भी मेरे अपने समर्थकों के दबाव में जो मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरना पड़ा और मैंने बहुत कड़ी टक्कर दी। 15,000 के आसपास में वोट लाया और मुझे उम्मीद है कि भाई देखिए, हम हैं तो कांग्रेस ही, हम सन 90 से कांग्रेस में हैं। पिछली बार हम कांग्रेस में नहीं थे, तब भी मेरा एक शानदार प्रदर्शन रहा था और एक कांग्रेस का पुराना सिपाही होने के कारण आज हम फिर दोबारा कांग्रेस में महासचिव के पद में काम कर रहा हूं और लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। बगावती नेताओं की ताकत का एहसास कांग्रेस को भी बखूबी है, क्योंकि लाल ढूंगी से महेश शर्मा 2 बार, लालकुआं से 1 बार हरीश चंद्र दुर्गापाल और 1 बार हरेंद्र बोरा और हल्द्वानी से 2007 में इंदिरा हृदय के खिलाफ मोहन पाठक ने बगावती होकर ताल ठोकी थी और सभी मौकों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए कांग्रेस सतर्क है। देखिए, ये सच है कि जब भी कुछ लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, बगावत करते हैं, तो पार्टी का एक बड़ा नुकसान हो जाता है। और जब वरिष्ठ नेता ऐसे लोगों की पार्टी में वापसी कराते हैं, तो उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग दोबारा से
पार्टी के खिलाफ चुनाव ना लड़ें। पिछले चुनावों में कांग्रेस से बगावत कर चुके नेता जीत का भी स्वाद चख चुके हैं, इसीलिए बगावती तेवर वाले नेताओं के हौसले बुलंद हैं। साल 2012 में लालकुआ से बगावती रहे हरीश चंद्र दुर्गापाल तो जीत कर मंत्री भी बने। यही नहीं, भीमताल से राम सिंह केड़ा 2017 में बगावत कर विधायक बन गए। ऐसे में 2022 में ये बगावती कांग्रेस का नुकसान ना करें, इसकी तैयारी पार्टी को अभी से करनी होगी। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए डालते हैं एक नजर कब कब कांग्रेस को बगावत से नुकसान हुआ है। नैनीताल में 4 सीटों पर हारी थी कांग्रेस को अब बगावत का डर लग रहा है। कालाढूंगी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं महेश शर्मा, कांग्रेस से बगावत कर लड़ा था चुनाव और साल 2017 में चुनाव लड़े। दोनों चुनाव में महेश शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। और कांग्रेस में अब कब किसने बगावत की ये भी देखिए। 2012 में हरीश चंद्र दुर्गापाल ने की बगावत, लाल कुआं से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 2017 में कांग्रेस में दुर्गापाल की वापसी हुई। 2017 में बगावती हरेंद्र बोरा निर्दलीय लड़े थे और लाल कुआं सीट पर तो बगावत का खासा इतिहास रहा है। हरेंद्र बोरा भी बगावत कर चुके हैं। 2012 से लाल कुआं से कांग्रेस से लड़े, निर्दलीय हरीश दुर्गापाल ने हराया। 2017 में दुर्गापाल को कांग्रेस ने टिकट दिया और 2017 में हरेंद्र बोरा निर्दलीय लड़े थे। तो हरक सिंह रावत की बात करें तो उनके तेवर भी लगातार तीखे बने हुए हैं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के नालायक वाले बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरक सिंह बीजेपी परिवार के शरारती बालक हैं। पार्टी को नुकसान के सवाल पर गौतम ने कहा कि पार्टी बड़ा परिवार है। इस तरह के बयानों से पार्टी का नहीं बल्कि खुद व्यक्ति का नुकसान होता है। लेकिन उनका मन खराब नहीं है, नेचर ऐसी है, स्वभाव ऐसा है उनका। जैसे घर के अंदर एक शरारती बालक होता है ना कुछ करते रहता है, वैसा स्वभाव है उनका। कोई पार्टी का लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। पार्टी इतनी मजबूत है, स्तंभ के लिए देश के अंदर राज कर रही है, विश्व में स्थान बनाया हुआ है। पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई भी बोलेगा उसको अपना ही नुकसान उठाना पड़ेगा, पार्टी को किसी से कोई नुकसान नहीं होगा। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मसूरी में आयोजित इस कार्यक्रम में हरक सिंह रावत ने दरअसल कहा था कि राज्य नालायकों के हाथ में है, आज बेवकूफों के हाथ में, ये भी तक कह दिया था। हरक सिंह रावत ने कहा कि आज राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा आंसू बहा रही होगी, क्योंकि राज्य के जो हालात हैं वो सोचकर राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गई और आज राज्य नालायकों के हाथों में चला गया है। हरक ने कहा कि हमें उन्हें रोने से बचाना होगा। भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलवीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हम इन नालायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। सुनील नप्रभात देहरादून से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जो बात हरक सिंह रावत कह रहे हैं, हालांकि इस तरह के बयान उनके लिए नए नहीं हैं, लेकिन ये तो सीधे सीधे अब शीर्ष पर ही निशाना साध रहे हैं। तो सवाल है कि रोने से बचाने के लिए करने क्या वाले हैं? बिल्कुल अजय, जिस तरह से अगर आप हरक सिंह रावत का इतिहास भी देखें तो बेबाकी से बयान देने के लिए जाने जाते हैं और ख़ासकर हरक सिंह रावत वो मंत्री हैं बीजेपी सरकार में जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और लगातार इन पिछले 4-4.5 सालों में ये बात समय समय पर उठती रही है बीजेपी के अंदर भी और सियासी गलियारों में भी कि हरक सिंह रावत समेत जो कांग्रेसी जो भाजपाई हुए हैं वो आज भी बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पाए। और आपने देखा होगा कि सिर्फ ये बयान, ये तो ताज़ा बयान है ही, इससे पहले भी न्यूज़ 18 को जब इंटरव्यू दिया था हरक सिंह रावत ने तो वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के लिए भी कुछ इसी तरह के बयान दे चुके हैं और उसको लेकर पार्टी के अंदर और बाहर भी काफ़ी बवाल मचा था, विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और देहरादून में इस बात को लेकर मीटिंगें हुई और हरक सिंह को दिल्ली में होम मिनिस्टर के यहाँ तक जाकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी कि उनके कहने का मकसद क्या था। एक बार फिर हरक सिंह रावत ने ये जो बयान दिया है राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को लेकर, इसको लेकर पार्टी के अंदर हलचल जरूर है। जिस तरह से आपने अभी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को सुना,
भले ही उन्होंने कहा कि वो एक उनका नेचर है, उनका स्वभाव है, वो ऐसे बच्चे हैं परिवार के कि एक शरारती बच्चा परिवार में हो ही जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा इंडिकेशन छुपा हुआ है जो उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि पार्टी मजबूत स्तंभ है, पार्टी में हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो इस तरह के बयान देगा पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, व्यक्ति का इंडिविजुअल तौर पर इस पर जरूर नुकसान हो सकता है। तो ये हरक सिंह रावत के लिए पार्टी का एक इंडिकेशन भी है कि ये इस तरह की बयानबाजी पार्टी के लिए नहीं बल्कि हरक सिंह रावत के लिए घातक हो सकती है। अब देखना होगा कि दुष्यंत कुमार गौतम ने जो इशारा किया इसका अब सियासी हलकों में क्या कुछ असर मिल सकता है। जी, और क्या इन बयानों से अब अंदाज़ा लगाया जाए कि आने वाले दिनों में हरक सिंह खुद अपना रास्ता कौन सा चुनने वाले हैं। धन्यवाद सुनील आपका। और हरक सिंह रावत ने भी अपने बयान पर सफाई दी है। हरक सिंह ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि बेवकूफ़ों और नालायकों से मतलब उनका सभी से है, जिसमें वो खुद और प्रदेश की जनता भी शामिल है। हरक सिंह ने कहा है कि जिस उम्मीद से राज्य बनाया गया था वो पूरा नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब नालायक हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए आप भी शामिल हैं उसमें? हाँ, 1,25,00,000 लोगों के लिए हमने कहा कि ये जिस तरह उत्तराखंड आंदोलन के समय जो हमने कहा था आज अभी दो उत्तराखंड राज्य, दो पौधा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। आज 20-21 सालों में राज्य जो उत्तराखंड, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड के उन शहीदों के उस सपने को इन 21 सालों में उस रूप में पूरा नहीं कर पाया। और आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा से बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। आप एक तरफ यूथ से सीधे संपर्क कर रही है तो कांग्रेस युवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर बायोडाटा मंगवा रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने इन दिनों सियासी दलों की बेचैनी बढ़ाई हुई है। आपकी रोजगार गारंटी यात्रा के जरिए जहां यूथ से सीधा संपर्क साधा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस अब बेरोजगार युवाओं को अपनी तरफ रखने के लिए अब मंडल स्तर पर रणनीति बना रही है। यूथ कांग्रेस ने तो बेरोजगार युवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर अब बायोडाटा मंगवाने का काम शुरू कर दिया है। तो चुनाव वर्ष में बहुत सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है। तो अभी हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी करा, जिसमें हमने कहा कि जो बेरोजगार है वो अपना पंजीकरण कराए, क्योंकि अब युवाओं को भड़काने का जहां तक सवाल है वो उनके झांसे में नहीं आने वाले। वो जानते हैं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री देश की सोच और प्रदेश की सोच रखने वाले, युवाओं का चिंतन करने वाले, युवाओं के रोजगार देने वाले, इसलिए कहीं पे भी उनके झांसे में हमारा प्रदेश का युवा आने वाला नहीं है। वहीं आपका कहना है कि हमें जन समर्थन मिलता देख बीजेपी कांग्रेस बौखला गई है, इसीलिए आपके सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल पर जुबानी हमले कर रही हैं। कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में जो रोजगार गारंटी यात्रा आम आदमी पार्टी के द्वारा चल रही है, उसको प्रदेश के युवाओं का छात्रों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और इसी की परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बौखला गई है। प्रदेश में 54% के करीब युवा वोटर्स हैं और इन पर हर पॉलिटिकल पार्टी की नजर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की रणनीति दूसरे दलों की परेशानी बढ़ा रही है, जबकि अभी भी पार्टी के पास बड़े चेहरों का टोटा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब डालते हैं एक नजर उत्तराखंड में बेरोजगारी की हालत पर। उत्तराखंड में बेरोजगारी की जो हालत है, बीते 5 साल में 6 गुना इसमें इजाफा हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2016-17 में बेरोजगारी दर 1.61 थी, इस वक्त ये बढ़कर 10.99% तक पहुंच चुकी है। कोरोना काल में तेजी से यहां बेरोजगारी बढ़ी है। और नैनीताल में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा के दौरान बीजेपी समर्थक महिला के हंगामे के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी और कांग्रेस की साजिश बताया है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इस मामले में माहिर बताया है। बोले तो बोलने दो। रोजगार गारंटी यात्रा के पहले ही दिन नैनीताल में मंच पर पीएम मोदी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद अब आप नेता यात्रा में शामिल होने वाले लोगों पर खास नजर रखने की बात कह रहे हैं।
यात्रा को अभी अल्मोड़ा, सोमेश्वर, कपकोट और बागेश्वर से गुजरना है। ऐसे में वहां के आप नेता प्रशासन से अराजक तत्वों पर निगरानी की मांग कर चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से ये सब करवाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता इस प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उससे विपक्षी दल पूरी तरह बौखला गए हैं और ये सारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्लांटेड लोग हैं जो कि रैलियों को जानबूझ के खराब करने का प्रयास करते हैं। वहीं कांग्रेस कहती है कि कोई राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं करेगा। इन कामों में आम आदमी पार्टी माहिर है और बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी का काम जनता को पसंद आ रहा है, इसी वजह से हमें ऐसा करवाने की जरूरत नहीं है। जनता खुद जवाब दे रही है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, ये बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों में कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेजती है, लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो मोदी जी का प्रशंसक रहा हो, उसके मन में उनकी विचारधारा गलत लगी हो, तो उसने वहाँ पर विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाता और न ही कोई व्यवधान उत्पन्न करता है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है, क्या नहीं करती है, ये अलग बात है। क्या पता, ये तो मास्टरमाइंड लोग हैं, किसी को बना के ही भेज दिया होगा। हमारा तो कोई कार्यकर्ता उनके पास गया नहीं, ना अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी बात हुई है। बहरहाल रोजगार गारंटी यात्रा आपकी अभी चल रही है और यात्रा में लोगों का हंगामा पार्टी नेताओं की बेचैनी भी बढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा से किशन जोशी और देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग काफी यहाँ पर जो कर रहे हैं वो खुद भी ऐसे प्रोपेगेंडा कर सकते हैं क्योंकि वो मास्टरमाइंड है। कुछ ही पर हम लौटते हैं और खबरों के साथ। पहुंचने पर जोरदार